हेलो। 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 हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी कोई आवाज़ सुन रहा है क्या? हेलो। हेलो। एक दो कमेंट तो अच्छा रहेगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं टेक्निकली सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। किशन, एक दो कमेंट आ जाएगा तो मुझे मेरे साथ आसानी होगी यार। किशन, अगर एक दो कमेंट्स आ जाएंगे ना कि लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं तो मेरे लिए सही रहेगा। किशन कश्यप इज वॉचिंग। ओके, सो एम आई ऑडेबल? किशन कश्यप, क्या मैं ऑडेबल हूँ? एम आई ऑडेबल? ओके ओके, थैंक यू। Okay, Kishan. So now I'm starting. So, hello friends, all of you. I am Dr. Rajneesh Kumar Pandey. I am from विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं। मैं विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पुणे में कार्यरत हूं और मेरा नाम है डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे। और सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, क्योंकि ये पहला इंट्रोडक्शन है, मेरी पहली बातचीत है आप सभी लोगों के साथ कि मैं विषय पे बात करूं। मैं चाहता हूं कि कुछ अपने बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, जो मूल बातें हैं पर्टिकुलरली मुझसे रिलेटेड, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। उसके बाद मैं विषय पे आऊँगा। विषय पहले जैसा कि निर्धारित हो चुका है कि मुझे एनालाइजिंग न्यूज़ कंटेंट पे बात करना है। तो सबसे पहले मैं किशन को धन्यवाद देता हूं और आपके पूरे डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया बात करने के लिए यहाँ। और दूसरी चीज़ ये कि मैं पिछले 4-5 वर्षों से इस पेशे में हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पीएचडी भी कर रखा है और मैंने कुछ दिनों तक रिसर्च भी किया और अभी भी कुछ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ और एक दो रिसर्च पे मेरा काम चल रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये सब तो पर्सनली मेरे बारे में है। थोड़ा कैमरे की आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ ये है कि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं ऊपर बैठा हूँ छत पे, क्योंकि घर के अंदर नेटवर्क ज़्यादा अच्छा आता नहीं है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब मैं धीरे धीरे विषय पे आ रहा हूँ। मेरा जो विषय तय हुआ था वो था एनालाइजिंग न्यूज़ कंटेंट। तो फ्रेंड्स, दरअसल ऐसा है कि मैं इंग्लिश में, हमारा लेक्चर यहाँ ज़्यादा चलता है। इसके पहले मैं बैंगलोर में था, जैन यूनिवर्सिटी में। उसके पहले मैं झारखंड में था। दरअसल ज़्यादातर हमारे, तो मैं हिंदी के सारे शब्द आपको पूर्णतः, हिंदी के एक एक शब्द अगर आप सोचेंगे कि आपको मिल जाए, जैसे कम्युनिकेशन का संचार, तो हो सकता है मेरी बातचीत के दौरान कुछ शब्द होंगे वो हिंदी के शब्द नहीं होंगे। तो प्लीज आपसे मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आग्रह है कि आप उसे स्वीकार कर लेना। और अब मैं विषय पे आ रहा हूं। तो एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट, सबसे पहले आप ये समझो कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, माध्यम एवं संप्रेषण पत्रकारिता के छात्र छात्रा होने के बदौलत आपकी समझ किस तरह डेवलप हो रही है, आपकी समझ किस तरह डेवलप हो रही है इस क्षेत्र को लेके, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक विषय है ना, ये एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट, ऐसा नहीं है कि ये एक क्लास में निपटा दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक सप्ताह भी मैं अगर आपके साथ लगातार बातचीत करूंगा ना, तो ये संपूर्णता में सारे विषयों को समेट लेगा। क्योंकि इस विषय के अंदर बहुत सारे अन्य छोटे छोटे विषय हैं और उसको समझ पाना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। और चूंकि मैंने इस विषय पे पहले भी मैंने कुछ कक्षाएं अपने बच्चों के साथ ली हैं और कुछ पढ़ाई भी मैंने इस पे की है, बेशक बिना तैयारी के मैं जल्दी आता नहीं हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले आप ये समझो कि आप पत्रकारिता में आए हो तो आप किस मन स्थिति के साथ आए हो, स्थिति के साथ आए हो। बेशक मैं बात कर रहा हूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से निकल के आए हो, आप किस समाज से निकल के आए हो, किस धर्म के बीच से निकल के आए हो, किन सामाजिक परिस्थितियों के बीच से निकल के आए हो, किस राजनीतिक परिस्थिति के बीच से निकल के आए हो, किस लैंगिक परिस्थिति के बीच से निकल के आए हो। आप जिस समाज से निकल के आए हो वहां लिंग, जेंडर के ऊपर क्या डिस्कशन चल रहा है। आप जिस समाज से निकल के आए हो वहां धर्म के ऊपर क्या डिस्कशन चल रहा है। आप जिस समाज से निकल के आए हो वहां दलितों के ऊपर क्या डिस्कशन चल रहा है। आप जिस समाज से निकल के आए हो वहां पिछड़े, वहां अलग अलग जितने भी विमर्श हैं, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श,
उस पर क्या चल रहा है, उस पर क्या सोच लेकर आप आए हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को जानना कि जिस समाज से आप निकल के आ रहे हो ना, और जिस सोच के तहत आप आ रहे हो, आप उसी मनस्थिति के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। ठीक है। हाँ, अब उसमें आप कुछ परिष्कार कर सकते हो, इसीलिए आप एडमिशन लिए हो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, ताकि आपके साथ जो सोच पहले से चली आ रही है और अब जो आप 2 सालों तक उसमें कुछ रिफाइन करोगे, परिष्कार करोगे खुद को, तक या 3 सालों तक, उसके बाद आप एक अलग व्यक्तित्व के तौर पे आगे बढ़ोगे। उसके बाद आप एक अलग व्यक्तित्व के तौर पे आगे बढ़ोगे, और यह आपको मदद करेगा, यह आपकी मदद करेगा एक दिन के लिए नहीं, आजीवन, यह हमेशा फॉर लाइफ लॉन्ग इट विल हेल्प यू। यह आपकी मदद करेगा कैसे? किसी भी विषय का विश्लेषण करने में। ये मैं एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट के विषय पे तो बात करूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि विश्लेषण करने में, संपूर्णता में किसी विषय को देखने में आपकी मदद करेगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी विषय को देखने में आपकी मदद करेगा, बिना किसी पूर्व राजनीतिक परिस्थितियों के, बिना किसी पूर्व सामाजिक परिस्थितियों के आप अपने लिए अपनी एक सोच करोगे, जो बेशक आपके अतीत से भी जुड़ा रहेगा और आपके भविष्य से भी जुड़ा रहेगा। तो हम उन सारी स्थितियों पर बात करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान मसला नहीं है कि एनालाइजिंग और एक आर्टिकल्स में कितने शब्द कितनी बार आते हैं, ये पूरा पूरा वैसा का वैसा मसला नहीं है कि सपोज एक शब्द है टेररिज्म, सपोज एक शब्द है पीस। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, कुछ बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूं, ताकि आपके पास विषय प्रस्तुति से पहले कुछ बैकग्राउंड में दूंगा, ताकि आपके पास बहुत सारी चीजें साफ साफ हो जाए आगे बढ़ने के लिए। जैसे भारत और पाकिस्तान को लेके द हिंदू में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया पर्टिकुलरली भारत और पाकिस्तान के ऊपर, और उसमें मूल मुद्दा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति कैसे स्थापित हो। तो एक तो ये होता है, बड़े आसान तरीके से लोग कह देते हैं कि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। वो रिसर्च का दृष्टिकोण है, वो रिसर्च का दृष्टिकोण है। क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्तापूर्ण, और क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। तो जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये देखना है कि किसी आर्टिकल में पीस कितने बार आया, मतलब शांति शब्द का कितने बार उपयोग किया गया, कितने बार लिखा गया, आतंक शब्द का कितने बार उपयोग हुआ, आतंक शब्द कितने बार लिखा गया है। ये कुछ अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये कुछ अलग अलग तरीके हैं। तो मैं उन तरीकों पे भी आऊंगा, लेकिन अब मैं आपको जो बता रहा हूं, पहली बात, अब उसको आप गौर से सुनो, ध्यान से सुनो, और अपने आप को थोड़ा सा खोल के रखो, मस्तिष्क को खोल के रखो, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनो। और कोई सवाल भी करना होगा तो करना बिना किसी पूर्वाग्रह के। चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले विषय है एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट। एनालाइजिंग का मतलब होता है विश्लेषण, न्यूज का मतलब होता है समाचार, कंटेंट का मतलब होता है सामग्री, समाचार सामग्रियों का विश्लेषण। शब्दशः आगे बढ़िए, किसी भी विषय को जानने से उन शब्दों का क्या मतलब है, जब आप उन शब्दों के पीछे जाओगे, शब्दों के साथ खुद को जोड़ोगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें साफ साफ आपको पता। तो हम बात करेंगे समाचार सामग्रियों के विश्लेषण के ऊपर, इसलिए इसका नाम है एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट। क्योंकि किशन ने मुझे बोला था कि सर आपको हिंदी में बात करनी है, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूं। तो अब समाचार विश्लेषण आप कैसे करोगे भाई? आप तो पत्रकारिता में आ गए, जनसंचार में आ गए। हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का नाम केवल पत्रकारिता हो, जनसंचार हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको एक अलग मनस्थिति में अब ले जा रहा हूं। तो सबसे पहले मित्र ये देखिए कि आपको सपोज एक न्यूज आइटम दिया गया, आपको एक न्यूज आइटम दिया, एक पर्टिकुलर एक खास किस्म की सामग्री दी गई। प्रिंट मीडिया में आप काम कर रहे हो, आपको अखबार की एक सामग्री दी गई, एक आर्टिकल दिया गया, एक लेख दिया गया। उस लेख का आप विश्लेषण कैसे करेंगे, और लगातार छपने वाले उस अखबार के लेखों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? तो उसमें कई चीजें हैं, अब मैं आपको बताता हूं। उसमें जेंडर भी आता है, उसमें जाति भी आता है, उसमें धर्म भी आता है, उसमें राजनीतिक व्यवस्था भी आती है, उसमें सामाजिक व्यवस्था भी आता है, उसमें उसमें आपकी आर्थिक व्यवस्था भी आती है जहां आप खड़े हो, उसमें वैसी आर्थिक व्यवस्था भी आती है और आर्थिक चुनौतियां भी आती है आप जहां खड़े हो। तो चलो सबसे पहले बताता हूं कि कुछ बातें आप जान लो। जैसे हमारे समाज में कुछ कुछ चीजें ऐसे चल रही हैं कि एक अखबार के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। सपोज एक अखबार के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, उस 50 लोग, देखो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं कि एक सामग्री का आपको
वो एक किसी खास अखबार में आ रहा है, उस किसी खास अखबार में आपको ये पता करना है कि ये सामग्री किनके लिए लिखी गई है, इस सामग्री का प्रभाव क्या है, किस दृष्टिकोण से लिखी गई है, इसका संदर्भ क्या है, किस खास दृष्टिकोण से लिखी गई है, और इसका किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले आरुषि हत्याकांड हुआ था नोएडा में। नोएडा या ग्रेटर नोएडा की घटना है, आरुषि हत्याकांड। हम लोग भी टेलीविजन चैनल्स देख रहे थे, बाकी लोगों की तरह उत्सुक थे, काफी युवा भी थे, देख रहे थे। तो हमने देखा कि सारे समाचार चैनल्स धीरे धीरे, आरुषि एक 12-13 साल की लड़की थी, उसको धीरे धीरे वो वयस्क बनाने लगे। मतलब उस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने मतलब इस तरह से फ्रेम करना शुरू किया, इस तरह से सामने लाना शुरू किया कि आरुषि एक जवान लड़की है और उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसकी हत्या। मतलब उसमें एक थोड़ा सा चटक मसालेदार चीजें लाने की कोशिश की गई। मतलब आरुषि जो एक बच्ची थी, उसे जवान बनाया जा रहा है। उसे जवान बनाए जाने के लिए ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल हो रहा था। उसे जवान बनाने के लिए तमाम तरह के जो मीडियाई जो तकनीकी तिकड़म होते हैं, उसका भी इस्तेमाल हो रहा था। ये एक प्रकार का विश्लेषण है। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे सामने जो जनता है ना, जनता कई बार क्या होता है कि बड़े गंभीर तरीके से सारे समाचार को सुनना नहीं चाहती है। पूर्वक सारे समाचारों को सुनते हैं ना, या सारी खबरों को देखते हैं, उनकी और अगर उनकी संख्या कम नहीं भी है तो कई बार न्यूज चैनल्स या फिर जो न्यूज इंडस्ट्री में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहते हैं कि थोड़ा चटक मसालेदार तरीके से चीजों को सामने लाए, ताकि उसका प्रभाव ज्यादा से ज्यादा हो। और ये बेशक ये प्रभाव मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो सीधे सीधे उनका संबंध अर्थ के साथ है। जहां ज्यादा प्रभाव होगा, जहां ज्यादा टीआरपी लोग आएंगे, जहां उस अखबारों की बिक्री बढ़ेगी, तो उनको फायदा होगा। तो ये सारे तिक्रम उनके लिए हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति है, एक खास व्यक्ति है, एक पत्रकार है। दोनों दृष्टिकोण से बता रहा हूं, दोनों दृष्टिकोण से। एक खास व्यक्ति है, एक पत्रकार है। सपोज वो एक ऐसे समाज से निकल के आया है जो सामंती समाज व्यवस्था है, और उस समाज व्यवस्था में महिलाओं को लेकर जो उसकी सोच है वो बहुत सुदृढ़ नहीं है। उस सोच में बहुत बहुत सारी चीजों की कमियां हैं, और वो कई तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित है। तो आपको लगता है कि महिलाओं के बारे में जब वो रिपोर्टिंग करेगा तो वो बहुत सिंसियरली उस पर काम करेगा, बहुत गंभीरतापूर्वक काम करेगा, और जेंडर सेंसिटिविटी, जो ये लैंगिक संवेदनशीलता होती है, इन तमाम विषयों को सोचेगा? आपको लग रहा है कि ऐसा सोचेगा? तो आपको यही विश्लेषण करना है कि उसके अखबार से निकल क्या रहा है, उस अखबार से क्या निकल रहा है, उस पर्टिकुलर खास जो न्यूज सामग्री है उससे क्या निकल रहा है। तो अब जैसे आपको और कुछ बातें मैं बताता हूं। देखो आप कि रेप की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। किसी मैं दलित खास करके यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में, भारतीय समाज में खास करके जो ये दलित वर्ग है, उनके साथ कई प्रकार की हिंसा होती है, घटनाएं होती हैं, उनका शोषण भी होता है। बेशक आप मुझसे कर सकते हो, मे बी यू सपोर्टिंग माई स्टेटमेंट्स, बट आई एम वेरी मच फर्म। मैं आपको बता रहा हूं कि अब दलितों के ऊपर अगर कोई समाचार सामग्री का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि उस समाचार पत्र के अंदर जो उनकी दलितों पर क्या सोच है, उस समाज की क्या सोच है, महिलाओं को लेकर उनकी क्या सोच है, उनकी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, जो किन्नर समाज है, जो हिजरे समुदाय है, उनके ऊपर उनकी क्या सोच है। दरअसल ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पत्रकार इस समाज से अलग नहीं है। ये मत सोचो कि पत्रकार बहुत अलग है, समाज बहुत अलग है, जो न्यूज लिख रहा है वो काफी अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो कोई जादू की छड़ी क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई जादू भी नहीं होने जा रहा है मित्रों। हम जिस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं ना, हम वैसे ही उसी एंगल, उसी फ्रेम ऑफ माइंड, उसी संदर्भ के साथ किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो जब भी आप एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट में जाओगे ना, तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा पता कर लो, देख के पिछले कुछ दिनों के अखबार, उसके कटिंग्स को देखो, उसके लगातार एडिटोरियल्स को देखो कि वो किस लाइन को फॉलो कर रहा है। आपको पता चल जाएगा, ये बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैं आपको रिसर्च की बात बताऊंगा कि क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, वो भी उस पर ही मैं आऊंगा। लेकिन मैं इसलिए ये सब सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि हम बहुत सारी अवधारणाओं में जीते हैं, और उन अवधारणाओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। बिना उस अवधारणा को जाने हम किसी समाचार सामग्री का विश्लेषण कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जब दिल्ली में बहुत सारे मजदूर, अभी के दौर में आप देख रहे हो, अभी भी आपको समाचार की तरफ ले जाता हूं, 4 चैनल आप उठा लो, 1 2 3 4 करके आप 4 चैनल उठाओ, और अभी देखो जो लॉकडाउन के बाद मजदूरों के ऊपर जो रिपोर्टिंग हो रही है, चारों चैनल का दृष्टिकोण अलग अलग क्यों आ रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है कि चारों चैनल के दृष्टिकोण में कई सारे फर्क आ जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखोगे कि पिछड़े वर्ग, पिछड़े समुदाय के ऊपर, धर्म के ऊपर जो रिपोर्टिंग होती है, तो हर चैनल फॉर्म्स आने लगते हैं, उनके अलग अलग इंटरप्रिटेशन आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? ये इसलिए आने लगते हैं कि कुछ चैनल्स के सत्ता के साथ अच्छे समीकरण होते हैं, कुछ के बुरे समीकरण होते हैं, कुछ बहुत रैडिकल भी होते हैं, कुछ बहुत रैडिकल भी होते हैं। तो आपको यही समझना है। जैसे आप अभी मैं आपको बता रहा हूं, देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा वो किस लाइन ऑफ थॉट। सामग्री का विश्लेषण करने में बहुत मुश्किलात आपको नहीं आने वाले हैं। आप एनडीटीवी, यहां तक कि मैं बता रहा हूं, एनडीटीवी भी देखोगे तो वो किस लाइन ऑफ थॉट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एनडीटीवी भी आप देखोगे तो समझ जाओगे वो किस लाइन ऑफ थॉट को फॉलो कर रहा है। इसके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा सही से देखो कि वो किन पात्रों का चयन कर रहा है, किन के ऊपर स्टोरी कर रहा है, किस तरह के सिंबल्स को यूज कर रहा है, किस तरह के सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन दे रहा है। किसी एक प्रतीक का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उन प्रतीकों का इस्तेमाल कैसे, ये सब चीज आपको देखने की जरूरत है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, उसको आपको समझना जरूरी है। मैं अब एक एक करके बताता हूं। आप जब भी समाचार सामग्रियों का विश्लेषण करना चाहते हो ना, पहले अपने अध्ययन को पुष्ट करो जाति के ऊपर, पहले अपने अध्ययन को पुष्ट करो समाज के ऊपर, अपने अध्ययन को पुष्ट करो धर्म के ऊपर, अपने अध्ययन को पुष्ट करो जेंडर के ऊपर, अपने अध्ययन को पुष्ट करो आदिवासियों के ऊपर, अपने अध्ययन को पुष्ट करो भारत की व्यवस्था के ऊपर। अध्ययन, इन सारे विषयों का अध्ययन नहीं करोगे ना, तो मेरा दावा है कि आप अच्छे तरीके से समाचार सामग्रियों का विश्लेषण कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी खास वर्ग के लिए जो समाचार लिखा जा रहा है उसका विश्लेषण आप करने जा रहे हो ना, तो आपको उस वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर एक उदाहरण देता हूँ इसी से। दिल्ली के अंदर बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, नॉर्थ ईस्ट से ही बहुत सारे लोग आते हैं। अब एक खास शब्द है जिसका बहुत सारे लड़के लड़कियां इस्तेमाल करते हैं, चिंकी। मैं लड़कियों का भी नाम ले रहा हूं, चिंकी। उनके लिए खास किस्म के रेसिस्ट किस्म के शब्दों का निर्माण करते हैं जो उन्हें उनकी पहचान से जोड़ते हैं। तो अब देखिए कि वैसे लड़के लड़के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ पत्रकारिता के पाठ्यक्रम में हैं। अगर कल को किसी नॉर्थ ईस्ट के मसले पर रिपोर्टिंग करेंगे तो वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, उस समाचार सामग्री में किस तरह का प्रस्तुतिकरण आएगा, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब उसका प्रस्तुतिकरण जैसे भी आए, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि चिंकी शब्द का मतलब क्या होता है, ये किस खास दृष्टिकोण से बोला जा रहा है, किन खास संदर्भों में बोला जा रहा है, तो आप समाचार सामग्री का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट छपते हैं, अब मैं थोड़ा सा उधर ही ले जाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट छपते हैं हमारे अखबारों में, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप हैं, कि आप नॉर्थ ईस्ट को बस एक तरीके से देख रहे हो, एक सिमिलर वे में देख रहे हो। क्या कि कई बार क्या होता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो 7-8 राज्य हैं उसको सारे जो देश के लोग, अधिकांश लोग जो हैं या बहुत सारे पत्रकार भी हैं, उसको एक ही दृष्टिकोण, एक ही खांचे में रखते हैं। वैसा नहीं है मेरे भाई। मणिपुर की स्थिति अलग है, मिजोरम की स्थिति अलग है, सिक्किम की स्थिति अलग है। केवल मणिपुर के अंदर कम से कम 20 से ज्यादा ट्राइब्स होंगे, 20 से ज्यादा जनजातियां होंगी। सिक्किम के अंदर 10 से ज्यादा जनजातियां हैं, नागालैंड के अंदर 10 से ज्यादा जनजातियां हैं, मिजोरम के अंदर 10 से ज्यादा जनजातियां हैं। फिर अगर आप मणिपुर, नागालैंड, असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे राज्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो देखोगे उनके बीच में भी कुछ क्लैशेज चल रहे हैं। वहां अलग अलग छोटे छोटे उग्रवादी समूह भी हैं, उनके बहुत सारी मांगे हैं और हर खास उग्रवादी समूह की हर खास किस्म की मांगे हैं। तो अब आप समाचार सामग्री का विश्लेषण करने में, कुछ भी हो, आपका नाम चलो मंटू हो, छोटू हो, हो, कुछ भी हो, अब ये मैं आपको बता रहा हूं, आपका नाम कुछ भी हो, आपको मैंने बैठा दिया कि भैया ये नॉर्थ ईस्ट पे न्यूज आई है, आपको इसका विश्लेषण करना है, तो बिना इन सारे ऐतिहासिक विवरणों को लगता है कि आप समाचार सामग्रियों का विश्लेषण कर पाएंगे? तो मैं इसलिए ये सारी बातें पहले बता रहा हूं क्योंकि ये जो एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट है ना, वो एक दिन का मसला नहीं है। इसलिए लेक्चर चलेगा तब जाके कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, और सबसे उसके लिए आपको अध्ययन करने की जरूरत है। आपका ऐतिहासिक विमर्श कैसा है, आपका राजनीतिक विमर्श कैसा है, और आपका ऐतिहासिक और राजनीतिक विमर्श तभी पुख्ता होगा जब आपके पास जानकारी पुख्ती होगी। अगर आपके पास जानकारी पुख्ता नहीं होगा तो दुनिया के किसी समाचार का आप विश्लेषण कर ही नहीं सकते हो। आपका विश्लेषण जो भी होगा बड़ा भोंडा किस्म का होगा, उसमें कोई दम नहीं रहेगा पहली बात, और उसका कोई प्रभाव भी नहीं रहेगा। अब वो काफी प्रभावहीन किस्म का विश्लेषण रहेगा। तो मेरे भाई मित्रों, मेरा आपसे यही गुजारिश है सबसे पहले कि भारत के अंदर जो बहुत सारे विषय हैं उसको पहले समझो।
अभी पत्रकारिता के छात्रों, मुझे नहीं पता है आप किस सेमेस्टर के छात्र हो आप सभी लोग, सबसे पहले आप जाति पे अध्ययन करो, आप अंबेडकर पे अध्ययन करो, आप पेरियार पे अध्ययन करो, आप वेद पे अध्ययन करो, आप गीता का अध्ययन करो, आप नेहरू को पढ़ो, आप सावरकर को भी पढ़ो, आप मार्क्स को भी पढ़ो। आपके लिए पढ़ना जरूरी है सबसे पहले, तब जाकर आप विश्लेषण कर पाएंगे। इवन मैं खास गुजारिश करता हूं आप सभी लोगों से कि आप फेमिनिज्म को पढ़ो। बिना फेमिनिज्म पढ़े, बिना भारत के महिलाओं के इतिहास को जाने हुए आप भारत के महिलाओं से संबंधित जो समाचार है उसका आप विश्लेषण करने चले हैं तो ये बहुत टेढ़ी खीर है, और आप समझ जाओ कि आप बहुत सारे गलतियों के बीच में खड़े रहोगे, आपका विश्लेषण सटीक हो ही नहीं सकता है। इसलिए जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के ऊपर अगर कोई रिपोर्टिंग आ रही है, झारखंड के आदिवासियों के ऊपर अगर रिपोर्टिंग आ रही है, आप विश्लेषण करने बैठ गए, आप क्या जानते हो, कितना जानते हो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को? छत्तीसगढ़ के अंदर जो आदिवासियों का संघर्ष चल रहा है, आदिवासी बनाम नक्सली संघर्ष, नक्सली बनाम आदिवासी संघर्ष, नक्सली बनाम सत्ता संघर्ष, नक्सली आदिवासी और सत्ताओं के बीच में जो चल रहा संघर्ष है, उसको जानना जरूरी है, तभी जाके आप विश्लेषण कर पाओगे, अन्यथा कुछ विश्लेषण होगा ही नहीं। वो जो कुछ बेसिक और फंडामेंटल किस्म के विश्लेषण लोग बताते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये वर्ड इतनी बार आया, कितना पैरा, कितने वर्ड्स, वो बहुत कॉमन सी बातें हैं, उसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना है। वो 2 दिन के रिसर्च में अगर संभव हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि आप खुद में एक पत्रकारिता के छात्र छात्राओं की बदौलत आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, आपका व्यक्तित्व और मन स्थिति खुला है या बंद है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मानते हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मानते हैं कि दलितों के अंदर कोई मसला ही नहीं है, दलितों का कोई इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मानते हैं कि फेमिनिज्म अपने आप में एक धोखा है, वो बहुत सारे महिलाओं को धोखाधड़ी की दुनिया में ले जाता है। अब आप क्या करोगे? वैसे लोग अगर कुछ समाचार पत्र लिख रहे हैं तो आपको लगता है कि आप विश्लेषण करने बैठे हो, अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो आप विश्लेषण कर लोगे? तो पहले ये विषय मुझे दरअसल किशन ने, हम लोगों ने बातचीत करके लिया, तो मैं उसमें वही सोच रहा था कि यार ये विषय तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेता है और फर्स्ट डे से वो विश्लेषण करना शुरू कर देगा, संभव ही नहीं है। विश्लेषण वो अपने दायरे में कर सकता है, बहुत सारे लिमिटेशंस के बीच विश्लेषण करेगा, लेकिन अच्छे विश्लेषण के लिए अच्छा ज्ञान जरूरी है। जब तक अच्छा ज्ञान नहीं होगा, जब तक अच्छी अवधारणा नहीं होगी, अच्छा विश्लेषण हो ही नहीं सकता है। बाद में हम रिसर्च का नॉलेज डेवलप करते हैं। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि आप देखो भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, अब कुछ और आपको नई बातें बताता हूं। जैसे मैंने जाति के बारे में बताया, मैंने जेंडर के बारे में बताया कि जेंडर को लेके क्या थॉट है। अब कुछ और भी नई बातें आपको बताता हूं। मैं जेंडर की बातें इसलिए बता रहा हूं, उसमें मैं बाद में ऐड कर दूंगा, अभी 2-3 और बातें बताता हूं। आप पत्रकारिता के छात्र हो, आपको अगर राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान नहीं है तो आप क्या समाचार विश्लेषण कर पाओगे? आपको लगता है क्या कि आप एक अच्छा समाचार विश्लेषक बन जाओगे? भारत के अंदर ही कई प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारत के अंदर ही कई प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं को आगे ले जाने वाली कई पार्टियां हैं। जैसे आपने सुना होगा दक्षिण पंथ, आपने सुना होगा वाम पंथ, आपने सुना होगा अम्बेडकर, आपने सुना होगा ऐसे भी लोग हैं जो सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं, जो थोड़े न्यूट्रल किस्म के होते हैं, जिसमें कांग्रेस वगैरह है। तो आपके पास अगर दक्षिण पंथ की जानकारी नहीं है, आपके पास लेफ्ट की जानकारी नहीं है, आपको भारत में चलने वाली दलित राजनीति, दलित विमर्शों की जानकारी नहीं है, आपको अंबेडकर की जानकारी नहीं है। अंबेडकर ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, और अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने, सावरकर ने, इन सारे लोगों ने जो भारत की समाज व्यवस्था के निर्माण में पुस्तकों के जरिए जो योगदान दिया, उसकी जानकारी नहीं है, तो कैसे विश्लेषण होगा भाई? विश्लेषण तो संभव ही नहीं है, अच्छा विश्लेषण तो हो ही नहीं सकता है। अब चलो 2-3 बातें और मैं बताता हूं। जैसे मैं जेंडर का नाम लिया, अभी कुछ दिन पहले मीटू केस आया था, तो देखने में यह आया कि जो महिला पत्रकार, बहुत सारी महिला पत्रकार भी हैं, वो मीटू के केस को लेकर ज्यादा सिंसियर हैं, बजाय जो मेल पत्रकार है। बहुत सारे मेल जो पत्रकार हैं वो उतने सिंसियर नहीं थे, लेकिन महिला पत्रकार ज्यादा सिंसियर है। तो ये आपको पकड़ना है ना, ये आपको समझना है। अब आपको न्यूज आइटम्स में भी देखना है, आपको न्यूज पेपर्स में भी देखना है में कि में कितनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं, कितनी सारी महिलाओं के द्वारा लिखित रिपोर्ट आ रहा है, कितनी सारी महिलाएं रिपोर्ट को लिख रही हैं, कितनी सारी महिलाएं पत्रकार हैं, कितने सारे पुरुष पत्रकार हैं, कितने सारे दलित पत्रकार हैं, कितने सारे आदिवासी पत्रकार हैं। क्योंकि जो जिस वर्ग से आता है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। आप किसी पेशे में जाओ, लेकिन आप जिस वर्ग से आ रहे हो ना, हो कई लेवल पे, तो जब समाचार का विश्लेषण करोगे ना, तो एक बार देखो भी कि समाचार किसके द्वारा लिखा गया है, समाचार कौन लिख रहा है। हाँ,
ये अवश्य है कि समाचार लिखने वाला हो सकता है कि काफ़ी अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद और अपनी तर्क शक्ति का विकास करने के बाद, या एक खास किस्म के सामाजिकरण, सोशल कंडीशनिंग के बाद उसका एक अलग तौर पे अलग किस्म से विकास हुआ है। फिर भी यह जानना जरूरी है कि समाचार का प्रस्तुतिकरण कौन कर रहा है, कौन उसको लेकर सामने आ रहा है, किसने उस समाचार पत्र को लिखा है, किसने उस समाचार सामग्री को लिखा है, किसने उसे तैयार किया है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एडिक्टेड हो जाते हैं और हम समझ नहीं चल रही है, और इससे अलग भी बहुत सारे मत हो सकते हैं। ये हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, हमें बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि समाचार सामग्रियों के विश्लेषण में कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, तो उसके पहले आप अपने आप को पहले डेवलप करो। डेवलप करने के बाद कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहले तो मैं बता दिया कि अध्ययन करो भाई, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ रीडिंग, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ स्टडी। जितना स्टडी हो सकता है कर लो। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, एक उदाहरण देता हूं। न्यूजीलैंड में कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, जहां अचानक एक बंदूकधारी आता है, एक मस्जिद के अंदर घुस के कम से कम 60-70 लोगों को मार देता है। ये अमेरिका के अंदर भी ये मास शूटिंग चलती रहती है। ये मास शूटिंग के अंदर कभी किसी क्लब में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी स्कूल में, कहीं कभी कभी रिलीजियस सेंटर्स पे, धार्मिक केंद्रों पर, धार्मिक स्थलों पर, ये सब चलता रहता है, मास शूटिंग होता रहता है, क्योंकि वहाँ हथियार आप आसानी से खरीद सकते हो। न्यूजीलैंड में मास शूटिंग हुई। अब समाचारों की जो हेडलाइन है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे रेसिस्ट हेडलाइन है। अगर कोई अंग्रेजी आदमी, अगर कोई श्वेत आदमी, व्हाइट आदमी, अगर कोई व्हाइट घोड़े नस्ल का आदमी अगर हत्यारा है, अगर बंदूकधारी है, तो अखबारों की आप हेडलाइन चेक कर लो, वहां क्या लिखा रहता है कि ही इज एब नॉर्मल और शी इज एब नॉर्मल। वो पागल है, एब नॉर्मल है, मेंटली सिक, मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन अगर हत्यारा कोई एशियाई होगा, अगर हत्यारा कोई ब्लैक होगा, मतलब जो काले लोग होंगे, अगर हत्यारा कोई मुस्लिम होगा, तो आप देखो वो आतंकी शब्द का प्रयोग करते हैं। वहां वो नहीं लिखते हैं कि मेंटली सिक है, एब नॉर्मल है, वो क्या लिखते हैं, वो आतंकी शब्द से भी नहीं लिखते हैं कि वो एब नॉर्मल है, वो मेंटली सिक है, परेशान था, साइकोफ्रेनिया का डिजीज हो गया था, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तब सीधे सीधे तौर पे लिखते हैं वो आतंकी है। लेकिन जब भी गोरे नस्ल की बात आती है तो लिखते हैं कि ही और शी इज मेंटली सिक, है ना, साइजोफ्रेनिक पेशेंट, है ना, और फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ही इज नॉट वेल, मेंटली नॉट वेल। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 वर्ष से, पिछले 6 महीनों से मानसिक तौर पर सही नहीं है। तो एक विश्लेषक के तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर गोरे लोगों को लेके और काले लोगों को लेके क्या विमर्श चलता है, तभी तो विश्लेषण कर पाओगे ना समाचार सामग्री। आपको पता नहीं है, आप विश्लेषण करने बैठ गए के लिए, आप सीधे बोल दोगे कि इस अखबार में गोरा बोला गया, इसमें काला बोला गया, वो आतंक। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्यों वो अखबार पिछले कुछ समय से, या लगातार पिछले 20 सालों से, या 50 सालों से, या हमेशा जब भी कोई गोरा शामिल होता है तो वो आतंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जब भी कोई एशियाई, काला, मुसलमान या फिर और कोई अल्पसंख्यक शामिल होता है तो तुरंत वो आतंकी शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं कि जरूर कोई आतंकवादी होगा और वो आतंकी है, या फिर उसका कोई आतंकी लिंक, उसका कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क से कोई जुड़ाव है। तो ये है समाचार सामग्री के विश्लेषण की एक और बात। और मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। कुछ दिन पहले क्या हुआ, प्रियंका रेड्डी हत्याकांड, आपने सुना होगा। प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ। मैं नाम ले रहा हूं अभी, हैदराबाद में, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। प्रियंका न्यूज चैनल देख रहा था, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो मैं देख रहा था कि उस हत्याकांड में कई सारे लोग शामिल थे, उस हत्याकांड में कई सारे लोग शामिल थे, लेकिन उसमें एक मुस्लिम भी शामिल था। और ये उसमें एक मुस्लिम शामिल था, ये मुझे पता चला, जानते हो कैसे? ये मुझे पता चला किसी खास न्यूज चैनल पे जाके। बहुत सारे न्यूज चैनल्स नाम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, लेकिन एक खास न्यूज चैनल जो है उसने नाम भी बता दिया कि उस मुस्लिम का नाम क्या था। जब मैं अपने कक्षा में अपने छात्र छात्राओं से बात कर रहा था तो मैं बोला, आपको पता है किसने रेप किया? हाँ सर मुझे पता है, मोहम्मद, ये कुछ नाम उन्होंने बोला, कुछ नाम बताया उन्होंने। का नाम हम नहीं जानते हैं भाई, उसमें एक मुसलमान आया, उसका नाम मुसलमान नाम आया, उसका नाम हम जान रहे हैं। अब सवाल ये है, जब आप विश्लेषण करने बैठोगे सामग्री का, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या वेब पे हो, कि नाम क्यों दिखाया गया, उस खास मुस्लिम व्यक्ति का नाम क्यों सामने लाया गया? प्रियंका रेड्डी हत्याकांड में बाकी लोग भी रेप किए थे, बाकी लोग भी हत्यारे थे, उनका नाम क्यों नहीं आया? या फिर उनके खास पहचान को क्यों नहीं सामने लाया गया? क्यों किसी खास मुसलमान के नाम को सामने लाया गया? ये समझने वाली बात है। वहीं से आपका विश्लेषण शुरू होगा कि आखिर कोई खास न्यूज चैनल, कोई खास अखबार क्यों इस तरह के नाम का इस्तेमाल कर रहा है,
क्यों किसी खास नाम को सामने बार बार ला रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस चैनल पे उस खास वर्ग के लिए पहले से ही लोग पूर्वाग्रह से बैठकर काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कई सारे पूर्वाग्रह हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को समझो, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है उसकी विचारधारा क्या है। अगर आपको नहीं पता चलेगा कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उसके टॉप मैनेजमेंट में उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, समाचार सामग्रियों का विश्लेषण ढंग से नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता होगा कि दैनिक जागरण को कौन कंट्रोल कर रहा है, उनका लिंक किनके साथ है, आपको नहीं पता होगा प्रकाशित कर रहा है, आपको नहीं पता होगा कि वामपंथी पार्टियां कौन सा अखबार प्रकाशित कर रही हैं, कौन सा मैगजीन प्रकाशित कर रही हैं, आपको नहीं पता होगा कि एनडीटीवी के लोग क्यों कांग्रेस रहते हैं, उनके बीच में कैसा विचारधारात्मक तालमेल है, तब तक आप समाचार सामग्रियों का विश्लेषण नहीं कर सकते हो। इसीलिए विचारधाराओं का अध्ययन भी जरूरी है। विचारधाराओं का जितना हो सके अध्ययन जरूरी है। अगर विचारधाराओं का अध्ययन नहीं करोगे तो समस्या वहीं से शुरू हो जाएगी, और समस्या उनसे ज्यादा आपके लिए शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप विश्लेषण ही नहीं कर पाओगे। आप विश्लेषण ही नहीं कर पाओगे। अभी मैं एक और समाचार आपको एक उदाहरण रिसेंटली दे रहा हूं, ये बहुत नवीन उदाहरण है। अभी यूपी में कुछ दिन पहले लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि कुछ लोगों के ऊपर स्प्रे किया जा रहा है, कुछ मजदूरों के ऊपर स्प्रे चल रहा था, ठीक है, और केमिकल स्प्रे, शायद उनको बोला गया कि उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, तो मजदूरों को बैठा के और उनके ऊपर स्प्रे किया जा रहा है। मैं तो हतप्रभ रह गया। फिर मैंने दूसरे चैनल्स को भी चेक करना शुरू किया। मुझे जी टीवी पे एक चैनल मेरा व्यक्तिगत जी टीवी को लेके बहुत ज़्यादा, मैं आई एम नॉट वेरी मच पॉजिटिव, बट आई ऑल्सो वांट टू शेयर सम सर्टेन थिंग्स। सम टाइम इट सीम्स दैट दे आर ऑल्सो पॉजिटिव, कभी करते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने केरला में भी जो लोगों को सैनिटाइज किया गया था उसको भी दिखाया, यूपी में जो लोगों को सैनिटाइज किया गया था उसको भी दिखाया। मैंने एनडीटीवी चेक किया, एनडीटीवी पे केवल यूपी की घटना का जिक्र था, केरला की घटना का कहीं जिक्र ही नहीं था। केरल की घटना का जिक्र नहीं था। क्यों नहीं था आप बता सकते हो? अब आपको पता है ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपको समझना जरूरी है दोस्तों। आप एनडीटीवी को अच्छा मानो बुरा, मैं भी अच्छा मानता हूं बुरा, वो एक अलग प्रश्न है कि हम एक दर्शक के तौर पे वो एक अलग मसला है, लेकिन जब विश्लेषण की बारी आती है ना तो हमें किसी को बख्शना नहीं है। अब देखो वहां क्या हो गया, एनडीटीवी के अंदर जो लोग से ग्रसित हैं काफी ज्यादा, एनडीटीवी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो सेंट्रिक, कांग्रेस के साथ भी उनके अच्छे खासे, कांग्रेस की विचारधारा से उनका अच्छा तालमेल है। केरला में किनकी गवर्नमेंट है? लेफ्ट की गवर्नमेंट है। एनडीटीवी में कौन लोग काम कर रहे हैं? लेफ्ट ओरिएंटेड पीपल काम कर रहे हैं। उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस देखो, वैसा ही प्रस्तुतिकरण आ रहा है। उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस देखो, वैसा ही प्रस्तुतिकरण आ रहा है। अब बात करते हैं जी की। जी के बारे में बोला जाता है कि बहुत राष्ट्रवादी किस्म का चैनल है। जी ने उस घटना को दिखाया, लेकिन केरल की घटना को दिखाया। जी ने सामने लाया कि देखो जो लेफ्ट ओरिएंटेड स्टेट है वहां भी हो रहा है, आप केवल यूपी को बदनाम नहीं कर सकते हो। तो अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जी की जो एक राष्ट्रवादी चेतना है वो अलग है। हर राष्ट्रवादी मुद्दे पे जी बड़े मुखर रूप से सामने आ रहा है और साफ साफ है कि मोदी सरकार का समर्थन कर रहा है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल्स को फॉलो किया है, उसका अध्ययन किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आपके साथ ये समझना जरूरी है कि जो पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जो राजनीतिक समीकरण है, वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं। जेंडर पे भी अगर आप बात करके देख लो तो आप देखो कि बहुत सारे न्यूज चैनल्स में अपर कास्ट की महिलाएं हैं। आप सारे न्यूज चैनल्स को आज और अभी से देखना शुरू करो। आप जी टीवी को देखो, आप एनडीटीवी को देखो, अब वहां कास्ट डायनामिक्स अलग है। एनडीटीवी को देखो, आप न्यूज 18 को देखो, आप इंडिया टीवी को देखो, आपको अपर कास्ट की महिलाएं, अपर कास्ट के लोग ज्यादा नजर आएंगे बजाय इसके कि वो लोअर कास्ट के हों। आप देख लेना ये चीज। तो अब रिप्रेजेंटेशन से चीजें बदल रही हैं, रिप्रेजेंटेशन से समाचार सामग्री, क्योंकि एक समाज में एक खास तबके के अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं किसी समाचार पत्र में या किसी चैनल में, तो स्वाभाविक है कि उनका पक्ष कहीं ना कहीं ढुलमुल हो जाएगा उनके प्रति, और वो एक शुरू कर देंगे। क्यों? मेरा नाम रजनीश कुमार पांडे है, मैं इसलिए ये सब नहीं बात नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? ये बहुत सारे जो लोग हैं वो एक खास जाति से निकल के आ रहे हैं, एक खास जाति से निकल के एक खास चैनल में जा रहे हैं, या फिर इस चैनल में मोर देन 50% लोग उसी जाति के होते हैं। ये एनडीटीवी में चल रहा है। वो डिबेट चलेगा कि कास्ट का क्या डिस्कशन है, कास्ट कम्युनिज्म का क्या ओवरऑल डायनामिक्स है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि प्रतिनिधित्व किनका कितना है, किसका कितना प्रतिनिधित्व है।
अगर आपको प्रतिनिधित्व की जानकारी नहीं है मीडिया के अंदर, आप खाक समाचार पत्र का विश्लेषण या खाक समाचार सामग्रियों का विश्लेषण कर पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको ये बात। आपको पता होना चाहिए प्रतिनिधित्व कितना है। अगर बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है, या फिर इसको भी हटाओ, सिंपल फॉर्मूला है, अगर सबका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो आपका जो समाचार पत्र है या समाचार चैनल वो समाचार सामग्रियों को सही से प्रस्तुत नहीं करेगा। ये अपना अनुभव बोलता है। 2007-8 के दरमियान एक रिसर्च आया था, योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और दिलीप मंडल, इन 3 लोगों ने मिलकर एक रिसर्च किया था कि मीडिया के अंदर कितने अपर कास्ट के लोग हैं, कितने ओबीसी के लोग हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने ट्राइबल्स हैं। मोर देन 80% लोग अपर कास्ट के थे। हार्डली 1 या 2% पिछड़े वर्ग के लोग थे। आदिवासी कोई था ही नहीं, आदिवासी कोई था ही नहीं। महिलाएं भी 3 से 4% थी, और जो थी उसमें अपर कास्ट की महिलाएं थी, नॉट फ्रॉम द लोअर कास्ट। तो आपको लग रहा है कि अगर उनके द्वारा किसी समाचार का प्रस्तुतिकरण होगा तो उसमें किस प्रकार की सामग्री सामने आएगी, किस प्रकार की सामग्री सामने आएगी। मैं किसी खास जाति, किसी खास धर्म, किसी खास त्योहार, किसी खास संस्कृति से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई वैर नहीं है। मैं बस बात कर रहा हूँ वस्तु स्थिति की, मैं बस बात कर रहा हूँ जो हमारे सामने आ रहा है उसकी। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, अब एक सवाल आ गया, मैं उससे बात करूंगा कि रवीश कुमार को रेमन एक्सेस से क्यों मिला, उसमें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं कि ये आप समझ जाओ, ये जो डायनामिक्स चल रहा है ना मीडिया के अंदर, ये सारे डायनामिक्स को समझो, और उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा मेरे भाई। हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी लोगों से, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जितना हो सकता है अध्ययन करो, जितना ज़्यादा हो सकता है अध्ययन करो। अच्छा अध्ययन करोगे, अच्छा विश्लेषण कर पाओगे। अध्ययन नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा। अब कुछ मैं खास आपको बात बता रहा हूँ। विश्लेषण का आजकल कई प्रकार के तरीके बदले हैं। आजकल ट्विटर को आपको पता होगा, आपने ट्विटर भी देखा होगा, ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ ट्रेंड करती हैं। प्रधानमंत्री ट्विटर पे बहुत सारा पोस्ट करते हैं, राहुल गांधी जी भी ट्विटर पे बहुत सारा पोस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे, ठीक। अब ट्विटर का भी विश्लेषण चलता है। कैसे चलता है? अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर पोस्ट के ऊपर पोस्ट को देखेंगे, ट्वीट्स को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें गांधी परिवार का नाम, उसमें उसमें युवा का नाम, युवा शब्द, नौजवान शब्द, गांधी परिवार, घोटाला बहुत बार आए हैं। ये सब तकरीबन 1000 बार आए हैं। मैंने वो डाटा कलेक्ट करके रखा था, मैं ढूंढ रहा था, ये मिल नहीं रहा है। तकरीबन 1000 बार आए हैं, तकरीबन 1000 बार आए हैं। हाँ मित्रों, आपके सारे सवालों जैसे ही 14 के बाद प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 14 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रिस्पेक्टेड ऑनरेबल और प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके बाद उनके ट्वीट्स में गांधी परिवार का नाम कम आया है। उसके बाद उनके ट्वीट्स में युवा का नाम कम आया है। उसके बाद उनके ट्वीट्स में घोटाले वगैरह का नाम काफ़ी कम आया है। तो समय के साथ आप थोड़ा देखो कि ट्रेंड किस तरह से बदल रहा है, ट्वीट्स में किस तरह के शब्द आ रहे हैं, नए नए शब्द आ रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत किया कि आप एक आर्टिकल अगर पढ़ते हो भारत पाकिस्तान के ऊपर, तो आप देखो कि उसमें शांति शब्द कितनी बार उपयोग हुआ है, आप देखो उसमें आतंकी शब्द कितने बार उपयोग हुआ है, आप देखो उसमें बातचीत शब्द जो है, बातचीत, भारत पक्षीय बातचीत, वो शब्द कितनी बार आया है। ये सारा कुछ जरूरी है ये बताने के लिए कि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन क्या है, क्या चाहती है सरकार, पत्रकार किस बात पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई पत्रकार अगर किसी खास शब्द को बार बार दिखा रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा जमाती 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 जमाती, ये लॉकडाउन में पूरा आ गया जमातियों का मसला, कि जमाती हैं और जमाती ऐसा कर रहा है, जमातियों के कारण भारत में कोरोना का केस अचानक बढ़ गया। जमाती जमाती क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो चैनल्स वाले इतने बेवकूफ़ हैं और वो बार बार जमातियों का क्यों नाम ले रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कि वो जमातियों का नाम लेके उनके अंदर बहुत सारी जमातियों का नाम लेके वो ये बताना चाह रहे हैं कि जमाती सारे लोग जो हैं वो जमाती, वो जमाती ऐसा नहीं है भाई। वो उसके अंदर एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये है कि जमाती का नाम लेने का मतलब है कि किसी खास धर्म के ऊपर वॉर करना, जमाती के माध्यम से किसी खास धर्म के ऊपर वॉर करना। अब हाँ, कुछ चूक हो सकती है, मैं मानता हूं कि जमातियों द्वारा भी कुछ चूक हो सकती है, चूक कर रहे हैं। अभी नांदेड़ से एक बस गया, उसमें 15 या 20 लोग थे जो में उतरे हैं, और वो यहाँ नांदेड़ में एक खास गुरुद्वारा में फंसे नहीं हुए थे, गुरुद्वारा के अंदर दरअसल थे, कुछ दिनों से शरण लिए हुए थे। तो उनके बारे में तो कोई ऐसा इशू नहीं बना, बहुत मेजर डिबेट तो नहीं हुआ।
अखबार में देखा कि अखबार में लिखा गया कि जब हिंदू शरणार्थी कहीं रहते हैं तो फंसे रहते हैं और ये छिपे रहते हैं। जब छिपे रहते हैं हिंदू शरणार्थी फंसे रहते हैं। तो ये शब्दों का घालमेल क्या है भाई? ये शब्दों का घालमेल क्या है? इससे आप क्या प्रमाणित करना चाह रहे हो? इससे आप किस प्रकार की चीज, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि शब्द, कौन से शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और बात बताते हैं, एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं। हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। एक समय था जब हम पत्रकारिता के छात्र थे तो अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स पे इन बातों को बड़े ज़ोर शोर से प्रसारित किया जाता था और इन दो लाइनों का इस्तेमाल बखूबी काफ़ी बार हुआ कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। इससे आप क्या बताना चाह रहे हो? आपका जो खास दृष्टिकोण है वो कहाँ जा रहा है? आप किसी खास कौम को लेकर मन में किस तरह की बात रख रहे हो? ठीक यही बात, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दिया। ठीक यही बात अगर कोई खास चैनल, आप देखोगे कि हिंदू आतंकी को लेकर कुछ दिनों पहले काफ़ी बड़ा विमर्श चला अखबारों में, टेलीविज़न चैनल से बहुत सारे। तो आपको देखना ये जरूरी है कि हिंदू आतंकी जो शब्द है किस खास परिप्रेक्ष्य में, किस खास संदर्भ में इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। एडिटोरियल पेज पे हो रहा है कि फ्रंट पेज पे हो रहा है। अब समाचार सामग्रियों का विश्लेषण ऐसे भी हो रहा है कि भारत के लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसको आप स्पेस थर्ड पेज पे दे रहे हो या फर्स्ट पेज पे दे रहे हो, लास्ट पेज पे दे रहे हो या सेकंड लास्ट पेज पे दे रहे हो, या फिर उसको एडिटोरियल पेज पे दे रहे हो, क्योंकि ये सब तय करता है कि आप उसके बारे में कितना गंभीर हो। कई बार बहुत गंभीरतापूर्वक जो मसले होते हैं हम संपादकीय पृष्ठ की तरफ देखते हैं, बड़ा अच्छे से उस पर लोग विवेचना करते हैं। कई बार किसी खास मुद्दे को भी अगर कमतर आंकना है ना तो लोग उसको एक छोटा, उसको एक कॉलम की न्यूज़ बनाते हैं, 2 कॉलम की न्यूज़ बनाते हैं। आपको लगता है कि कोई मैटर बहुत खास नहीं है लेकिन उसको स्पेस मिलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई मैटर खास नहीं है और उसको ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है, तो आप देखोगे वो फ्रंट पेज पे आ जाएगा। तो ये सारा जो डायनामिक्स है ना, ये पावर डायनामिक्स, हम एक डायनामिक्स के बीच में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हम पूरी तरह फ्री हैं और मानसिक रूप से बड़े तैयार हैं। हम भी एक डायनामिक्स के बीच में जी रहे हैं, हम भी एक प्रोडक्ट के तौर पे ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे राजनीतिक चीज़ें, सामाजिक चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग किस्म के मसले, अलग अलग किस्म के विमर्श, हम भी उन्हीं के बीच खड़े हैं। उनके बीच में आपको निर्णय लेना है, अपने शब्दों द्वारा, अपने अध्ययन के द्वारा ये प्रमाणित करना है कि ये विश्लेषण किस खास संदर्भ में हुआ है, किस खास दृष्टिकोण में हुआ है, तब जाके चीज़ें सामने आएंगी। अब मैं कुछ और बिंदुवार आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि कुछ चीज़ें मैं आपके लिए मैंने तैयार किया है, वो मैं पढ़ के। टेक्स्ट ऑफ द स्टोरीज इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन द इवेंट इटसेल्फ। केवल घटना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राम के ऊपर कोई न्यूज अगर आ रहा है कि राम मंदिर का मंदिर बनने वाला है, तो वो घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, संदर्भ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा राम मंदिर का मसला क्या है, संदर्भ मतलब उसका बैकग्राउंड। बिना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जाने आप तो विश्लेषण कर ही नहीं पाओगे। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जाना, संदर्भ में देखो। मीटू कैंपेन जो चला भारत के अंदर महिलाओं के पक्ष में, उसका संदर्भ देखो। उसका संदर्भ था अपर क्लास की एलिट महिलाओं के लिए था, अपर क्लास की महिलाओं के लिए था। वो वर्किंग क्लास का मूवमेंट नहीं था, वो वर्किंग क्लास का मूवमेंट नहीं था। उससे बहुत सारे बदलाव भी समाचार चैनल्स के अंदर आने शुरू हो गए। आपको ये सब जानकारी नहीं है तो आप क्या मीटू पे बात करोगे? मीटू पे मैं आपको 3-4 बात बताता हूँ और मैं बता दूंगा कि अगर आप किसी प्रकार का विश्लेषण करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये समझो कि उसके बारे में किस तरह के रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपके पास हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मीटू भारत में आता है, तनुश्री दत्ता उसको काफ़ी फेमस करती हैं, ठीक है। लेकिन उसी दरमियान जब मीटू भारत में आया था, उसी दरमियान उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, उसको स्पेस नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारी आदिवासी महिलाएं हैं, उनको स्पेस नहीं मिलता है मीडिया में। मेधा पाटेकर जी आंदोलन कर रही हैं, उसको स्पेस नहीं मिलता है मीडिया में। दिल्ली के अंदर DU, JNU, जामिया, बहुत सारे लड़के लड़कियां फीस को लेकर सड़क पे हैं, बहुत सारी महिलाएं पिट रही हैं, वो मसला नहीं आ रहा है। लेकिन एक एलिट, इसमें भी एक एलिटिज्म है, उसमें भी एक अपर क्लास एलिटिज्म है। वो पूरा मार्केट ओरिएंटेड फोर्स है कि उसको कैसे ग्लोरीफाई करके ज़्यादा से ज़्यादा TRP बटोरा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सामग्रियों को परोस के उसको बेचा जाए। तनुश्री दत्ता आती हैं, तो तनुश्री दत्ता आपको लगता है कि भारत की बहुत बड़ी आंदोलनकारी रही हैं, कि पिछले 50 साल से उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बेबाक बातचीत की है?
लेकिन तनुश्री के माध्यम से मीटू को ऐसे भारत में लाया गया जिससे लग रहा था कि तनुश्री वाज द ओनली सोल मेकर, मतलब सी वाज द ओनली मेकर ऑफ द मीटू कैंपेन। ऐसा नहीं है, वो पिछले 13-14 सालों से चल रहा है। वो अमेरिका में 2006-7 से उसकी शुरुआत हो गई। भारत के अंदर उसको महिलाओं तक सीमित रखा गया, लेकिन महिलाओं तक सीमित रखने की बात नहीं है। उसके अंदर अश्वेत भी आते हैं, उसके अंदर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी भी आते हैं। एक मेल के तौर पे अगर आपका हरासमेंट आ रहा है वो इशू भी आता है, लेकिन भारत में वो इशू फेमस हुआ केवल महिलाओं के मुद्दों को लेकर, कुछ खास महिलाओं के मुद्दों को लेकर। उसके बाद कई सारे बदलाव भी आ गए अखबारों में। आप देखेंगे अखबारों में जो हमारा, कुछ उदाहरण बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए तब आप विश्लेषण कर पाओगे। जो एक ग्रीवांस सेल होता है महिलाओं के लिए, एक विमेन सेल होता है, वो एक्टिव नहीं था। उस घटना के बाद बहुत हर अखबार में, खास करके इंडस्ट्री में बहुत सारे जो अखबार थे और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स थे, उनके यहाँ जो विमेन सेल है वो एक्टिव हो गया। लोगों ने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। अब जो लोगों की ट्रेनिंग होती है अपॉइंटमेंट से पहले, उसमें जेंडर सेंसिटिविटी भी एक खास मुद्दा बना रहता है। आपको कैसे बिहेव करना है लोगों से, आपको आपके साथ जो महिला कर्मी है उससे कैसे बिहेव करना है, ठीक है। उसके कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी हुए, नकारात्मक प्रभाव भी हुआ। क्या? अब महिलाओं को लोग नौकरी, उनको लगता है कि महिलाएं को नौकरी देना खतरनाक है, कल को कोई मुद्दा हो गया तो, अगर हम फंस गए तो। एक छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे महिला स्टिंग रिपोर्टर्स थे उनको नौकरी देना बंद कर दिया गया। तो अब आप मीटू कैंपेन पे बात कर रहे हो, मीटू से रिलेटेड जो स्टोरी है आप उसको पढ़ रहे हो, और बिना सारा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जाने, बिना थोड़ा रिसर्च किए आप कैसे विश्लेषण कर पाओगे? आप खुद सोचो, आप विश्लेषण नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैकग्राउंड, टेक्निकल बातें वो बताता हूं। चलो, जैसे दो चीजें हैं, जब भी आप समाचार सामग्रियों का विश्लेषण करते हो, चूंकि समय कम है हमारे पास और एक लेक्चर में मुझे समेटना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। एक होता है रिसर्च, आप लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, मुझे नहीं पता है किस सेमेस्टर के आप लोग स्टूडेंट हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, दो टाइप के एनालिसिस होते हैं रिसर्च में, qualitative and quantitative. There are two type of major form of analysis in research, that is called qualitative and quantitative. एक को बोलते हैं quantitative, दूसरे को बोलते हैं qualitative. Qualitative गुणवत्ता से संबंधित है, quantitative मात्रा से संबंधित है, मात्रात्मक, किसकी कितनी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हम फिगर्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी खास शब्दों का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, किसी खास शब्दों का इस्तेमाल कितनी बार हो रहा है, किसी खास चित्र का इस्तेमाल कितनी बार हो रहा है, किसी खास प्रतीक का इस्तेमाल कितनी बार हो रहा है, किसी, जैसे भारत अमेरिका को लेकर अगर कोई न्यूज लिखा जा रहा है तो उसमें ट्रंप शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, उसमें मोदी शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, उसमें वार्ता शब्द का कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भारत और अमेरिका के अंदर जो लोग आईटी सेक्टर में काम करने वाले हैं उन इंजीनियर्स की बात कितनी बार उठाई गई है, इंजीनियर शब्द का भारतीय कामगार, जो भारतीय कामगार हैं, इस शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हो रहा है, कितना स्पेस दिया गया है, मतलब कितने कॉलम और सेंटीमीटर्स हैं, ये भी जानना जरूरी है। वो एडिटोरियल पेज पे एक बड़ा एडिटोरियल है, एक शॉर्ट एडिटोरियल है, या फिर फर्स्ट पेज पे एक छोटा सा न्यूज है, उसका स्पेस कितना है, आपको स्पेसिंग भी देखना है। क्योंकि अगर आप स्पेस देख रहे हो ना, इससे समझ में आ रहा है कि आपका समाचार पत्र उस खास सामग्री को लेकर कितना गंभीर है और उसे कितना सही खास करके उसके प्रस्तुतिकरण को लेके वो उसको कितना जगह देना चाहता है, ये आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब उस खास मुद्दे को आप सोच लो कि अगर भारत में ट्रंप आते हैं और ट्रंप 10 दिन रहते हैं, तो आप 10 दिन तक लगातार फॉलो करो। समाचार सामग्रियों का विश्लेषण करना है तो 10 दिन तक एक दो समाचार पत्र उठा के लगातार फॉलो करो और देखो किस पेज पे ट्रंप का न्यूज आया, किन शब्दों का इस्तेमाल बार बार हुआ, हेडलाइंस कैसी है, हेडलाइन में कौन से वर्ड का ट्रंप का इस्तेमाल हुआ है या साधारण शब्द का इस्तेमाल हुआ है, या कोई साधारण सी हेडलाइन दी गई है। कुछ खास समाचार पत्रों में आप देखोगे नमस्ते ट्रंप का इस्तेमाल हुआ है हेडलाइन के तौर पे, कुछ पत्रों में नमस्ते ट्रंप का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन्होंने ऐसा लिखा कि ट्रंप भारत आ गए, ठीक है। तो अब ये देखना है कि वो समाचार पत्र कौन है, हो सकता है द हिंदू हो सकता है द हिंदू हो। तो अब उनके बीच का पावर डायनामिक्स क्या है, कोई दैनिक भास्कर अगर नमस्ते ट्रंप लिख रहा है तो क्यों लिख रहा है, दैनिक भास्कर हमेशा से उनके पक्ष में है तो क्यों है। तो आप इस तरह से देखो, फिर न्यूज चैनल्स को देखो, तो आप देखो कि कितने सेकंड के न्यूज आ रहे हैं, कितने मिनट के न्यूज आ रहे हैं, किसी खास विषय को लेके, कश्मीर के विषय को लेके, लॉकडाउन के विषय को लेके एक चैनल मजदूरों को कितना स्पेस दे रहा है, सरकार द्वारा किए गए कामों को कितना स्पेस दे रहा है, मतलब टाइमिंग के तौर पे उसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, ओवरऑल उसकी टाइमिंग क्या है, वो आधे घंटे में दिखा रहा है, वो 15 मिनट्स में दिखा रहा है, वो 20 मिनट में दिखा रहा है, वो 10 मिनट में दिखा रहा है, वो 2 मिनट में दिखा रहा है,
में, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स भी जरूरी है समाचार सामग्रियों के विश्लेषण में, उसका प्रस्तुतिकरण कौन कर रहा है। सपोज लॉकडाउन के विषय पे एनडीटीवी के अंदर रवीश कुमार बात कर रहे हैं या रवीश कुमार को छोड़कर कोई और अन्य पत्रकार बात कर रहा है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं शायद, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर रवीश कुमार बात करेंगे तो इसका मतलब है समस्या गंभीर है, कोई विषय गंभीर है, इसलिए रवीश कुमार बात कर रहे हैं। कोई और पत्रकार बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक टीवी जर्नलिस्ट जो शायद नया हो, न उसे किया हो सकता है उसे वो विषय दिया गया हो, उसे ज्यादा जानकारी नहीं, तो ये भी पकड़िए, देखिए कि कौन बात कर रहा है, किस विषय पे कौन बात कर रहा है, किस समाचार को कौन लिख रहा है। टेलीविजन एडिटोरियल पेज पे क्या उस समाचार पत्र के संपादक ने कमेंट किया है या किसी और राइटर ने कमेंट किया है, ये भी देखना जरूरी है। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, ये तो रही क्वांटिटेटिव की बात कि आप ओवरऑल देखो कि उसका टाइम क्या है, ओवरऑल देखो कि उसको स्पेस कितना दिया गया है, ओवरऑल देखो कि उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन कितना है, हर दिन उसको पब्लिश किया जा रहा है, हर एक दिन के बीच पे किया जा रहा है, 3 दिन में 4 बार किया जा रहा है, 10 दिन में 6 बार किया जा रहा है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी आपको चेक करना है और उसको काउंट करना है। फिर एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मोर इन डेप्थ एनालिसिस। इन डेप्थ एनालिसिस ये है कि जैसे मैंने बताया समस्या है भारत में, समस्या है तो किसानों की समस्या के मामले में लोन, ऋण शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, लोन शब्द का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, किस खास परिप्रेक्ष्य में, इतने लोगों किसानों में जो बाइट्स लिए जा रहे हैं, किसानों में जो कुछ लोगों के स्टेटमेंट आ रहे हैं वो किन किसानों के आ रहे हैं, वो मेल किसानों के आ रहे हैं। अब इसमें देखो आपको भारत के अंदर जल्दी महिला किसानों को किसान माना ही नहीं जाता है, वो तो पी साइन धन्य है पी साइनाथ जैसे पत्रकार जिन्होंने महिला किसानों की लड़ाई बड़े लंबे समय तक लड़ी और ये बोला कि महिलाएं भी किसान हो सकती हैं। तो ये भी समझना जरूरी है, क्वालिटेटिव में ये सारी चीजें आएंगी कि कौन सा शब्द है, उस शब्द का क्या परिप्रेक्ष्य है, पिछले 10 सालों में इस शब्द से किस तरह से चीजें बनाई गई हैं। जैसे एक वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूं, एक खास शब्द है भारत के अंदर, प्रोपेगेंडा, पूरी दुनिया के अंदर है प्रोपेगेंडा। एक खास शब्द है इस्लामोफोबिया, एक खास शब्द है हिंदुत्व, एक खास शब्द है हिंदुत्व। अब हिंदुत्व सुनने के अंदर लोगों के अंदर थोड़ा सा बेचैनी हो जाती है, अरे ये हिंदुत्व क्या है यार, ये हम हिंदुइज्म के बारे में तो जानते हैं लेकिन हिंदुत्व, तो हिंदुत्व को का डेवलपमेंट कुछ ऐसे किया गया है जो राइटर्स हैं उन लोगों के द्वारा, जो ओरेटर्स हैं, जो बोलने वाले हैं, स्पीकर्स उनके द्वारा, कि हिंदुत्व एक रैडिकल किस्म का फोर्स है, एक रैडिकल किस्म की आइडियोलॉजी है। इस्लामोफोबिया की बात करते हैं तो इस्लामोफोबिया के मतलब यह है कि जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं, इस्लाम के बारे में गलत मान्यताएं रखते हैं, इस्लामोफोबिक पर्सन, इस्लामोफोबिक कम्युनिटी, इस्लामोफोबिक चैनल, ठीक है। तो इन शब्दों के खास निहितार्थ क्या है। जिहाद एक शब्द है, आपको पता है जिहाद एक शब्द है, जिहाद एक अरेबिक शब्द है। जिहाद का मतलब जानते हैं क्या होता है, जिहाद निकला है अरेबिक शब्द जहादा से, उसको हिंदी में हम लिखते हैं जिहाद। जहादा का मतलब होता है टू स्ट्राइव और टू डू स्ट्रगल, मतलब संघर्ष करना, किसी खास परिस्थितियों में संघर्ष करना। अगर आप कोई मैथमेटिक्स का सवाल बना रहे हो, अगर उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, वो भी एक किस्म का जिहाद है। आप, आपके माता पिता बीमार हैं, आप रात दिन डॉक्टर के यहाँ उनको ले जा रहे हो, उनके ठीक होने की कामना करते हो और लगातार सेवा कर रहे हो, तो उनके स्वास्थ्य को ले भी, वो भी एक किस्म का जिहाद है। लेकिन जिहाद भारत के अंदर एक राजनीतिक परिस्थिति में इस्तेमाल होता है। जिहाद का इस्तेमाल जिस संदर्भ में जिहाद शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमारे अंदर एक भय आता है, यार जिहादी क्या बात कर रही है यार, जिहाद क्या होगा या जिहाद क्या हो सकता है। तो आप देखो कि किसी शब्द का हिस्ट्री क्या है, उसका मीनिंग क्या है, मीडिया उसको कैसे प्रेजेंट कर रही है, मीडिया के अंदर उसका डिस्कशन क्या है उस शब्द का। एक महिला का रेप हो गया, एक दलित महिला का रेप हो गया, पूरा फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाएगा आपका। एक महिला का रेप, पूरा फ्रेम ऑफ माइंड आपका बदल जाएगा। एक पुरुष को पीटा गया, एक दलित पुरुष को पीटा गया, पूरा फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाएगा एक दलित शब्द आने से। क्यों? क्योंकि दलित शब्द, दलितों के पीड़ा का, दलितों के शोषण का एक लंबा इतिहास है भारत के अंदर। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, वो आप चेक करो, आप वेरीफाई करो मैं गलत हूँ या सही हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है मैं बोल रहा हूँ कि शोषण का इतिहास है। उसमें कई सारे लोगों ने हजार किस्म की, हजारों किताबें लिखी गई हैं, लेख लिखे गए हैं, कई सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो आप देखिए कि एक पुरुष को पीटना, एक दलित पुरुष को पीटना, पूरा फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाएगा आपका। और अगर दलित पुरुष है तो उसके साथ कौन सी घटना जोड़ी जा रही है, उसे क्यों पीटा गया है, क्यों उसको पीटने में कुछ बेकार किस्म के कारण बताए जा रहे हैं कि नहीं वो चोरी कर रहा था, वो चोरी कर रहा था। कई बार उसे मीडिया भी क्या करती है, जो खास किस्म से
जो पूर्वाग्रहित लोग हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, बायस्ड हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ आरोपित करते हैं उनको फंसाने के लिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप सबको समझना जरूरी है ये, क्योंकि एनालाइजिंग न्यूज़ कंटेंट ये ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरा रॉकेट साइंस बता देगा या मीडिया के सारे सीमाओं को समेट कर बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ सामने आ जाएगा। ये एक छोटा सा विषय है। मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड होता है, रणवीर सेना लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड करती है और एक गांव में जाकर वो तकरीबन 60-70 दलितों को और पिछड़ों को जान से मार देती है। फिर क्या होता है, केस चलता है लंबे समय तक। जब लंबे समय तक केस चलता है तो जितने भी अभियुक्त थे वो अपर कास्ट के थे और सभी लोगों को बरी कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने क्या करके बरी किया कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और सस्पिशियस हैं, जो भी सबूत हैं वो सस्पिशियस इन नेचर हैं। समझ रहे हो ना, वो आप उस पर काफ़ी, वो जो सस्पिशियस मतलब ये कि काफ़ी संदेहास्पद हैं, उस पर विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप ये देखो कि हाई कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हैं वो भी अपर कास्ट के बैठे हैं। जिस कास्ट के अभियुक्त हैं, जज परिवर्तन कैसे हो जाता है मित्रों। इसीलिए मीडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट का प्रॉपर्ली नहीं होगा तो आपके पास जो समाचार सामग्री आ रही है वो सही नहीं आएगी, और आप जो विश्लेषण कर रहे हो, आप विश्लेषण किसी खास परिस्थितियों में, हाँ, अगर आप उन सारे ले लेते हो, कॉन्टेक्स्ट को जान लेते हो, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल सारा विमर्श जान लेते हो, तब आप विश्लेषण कर। अब एक दूसरा उदाहरण बताता हूं कि सारे अभी छूट गए, लेकिन जब रणवीर सेना के कुछ अपर कास्ट के कुछ लोगों को मारा गया, एमसीसी के द्वारा, एक माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर था, एक पार्टी थी जिसमें पिछड़े और दलित काफ़ी बड़ी संख्या में थे, उन्होंने कुछ अपर कास्ट ऊंची जाति के महिलाओं के ऊंची जाति के लोगों की हत्या कर दी। उन सभी लोगों को फांसी की सजा दी जाती है, उन सभी लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। अब आप बोलोगे क्यों दी जाती है? फिर जज अपर कास्ट का बैठा हुआ है और चीज़ें क्या चलती हैं, फैसला उनके खिलाफ जाता है। लेकिन जब अभियुक्त अपर कास्ट के आते हैं, सब लोग संदेहास्पद स्थिति में बरी हो जाते हैं। तो इस तरह के सवाल हैं। देखो, कास्ट के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, समाज में हो रहे होंगे, लोअर कास्ट के साथ भी हो सकते हैं, हो रहे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो चलो, क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव था, और एक दो पॉइंट्स और बता देता हूं। कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स भी देखिए। आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, आप कोई समाचार सामग्री को पढ़ते हो या सुनते हो, तो आप देखो कि उसका कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, जैसे आपने एक आलेख लिखा तो उस आलेख के कुछ मुख्य शब्द होते हैं, उस आलेख के कुछ मुख्य शब्द होते हैं। जैसे आपने एक आलेख लिखा महिला सशक्तिकरण पे, तो आपके मुख्य शब्द हो जाएंगे सशक्तिकरण, महिलाएं, अधिकार, संविधान, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस जिसे आप कह सकते हो कि एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, घरेलू हिंसा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे। कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको शब्दों पर ध्यान देना है, कुछ खास कीवर्ड्स निकालने हैं किसी आर्टिकल से। एक काम करो, और आप सभी लोग अच्छे से एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट करना चाहते हो तो एक सामग्री को पढ़ो, एक एडिटोरियल पेज को पढ़ो आप सब लोग, और 3-4 खांचे बनाओ। 3-4 मतलब क्या करो कि 3-4 अलग अलग किस्म से एक रो बनाओ और उसमें लिखो कि कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं इस आर्टिकल में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, ओवरऑल इस आर्टिकल बार बार क्यों आ रहे हैं, 2-3 शब्द ज़्यादा डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, तब जाके आप समाचार सामग्रियों का विश्लेषण अच्छे तौर पे कर पाओगे। उसमें आप ये भी चेक कर लो कि जेंडर को लेके इस पर, मतलब उसको तो कुछ दिन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप ये भी देखो कि उसको किसने लिखा है। पूरे समाचार पत्र का विश्लेषण करना चाहते हो, उस समाचार पत्र के थॉट का लंबे समय तक, तो देखो कि उसमें कितने मेल जर्नलिस्ट हैं, कितने फीमेल जर्नलिस्ट हैं, महिला पत्रकार कितनी हैं, पुरुष पत्रकार कितने हैं, ये आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी बारीकी से। फिर ये भी देखो कि किसी खास घटना को, अगर किसी खास घटना का प्रस्तुतिकरण हो रहा है तो भविष्य में उसे फिर रिपीट उसको दोबारा लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है। भविष्य में आने वाले 10 दिनों तक, आने वाले 1 महीनों तक, आने वाले 1 सालों तक अगर वो घटना गंभीर है तो उसके बारे में कितनी बार चर्चा की गई है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उस समाचार को लेके या उस घटना को लेके अखबार का रुख क्या है,
उस घटना को लेके न्यूज़ चैनल्स का रुख क्या है, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो ये सब कुछ तकनीकी बातें हैं, तकनीकी बातें बहुत सारी हैं, एक घंटे में बहुत सारी चीज़ें समेटी नहीं जा सकती हैं। आप लोग के कुछ सवाल हैं, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ। एक है 99% मीडिया सरकार की भाषा बोल रही है, वह अब जनता की बात तो कर ही नहीं रहा है, इसलिए तो रवीश कुमार टीवी चैनल देखने को मना कर रहे हैं। देखिए ये पर्सपेक्टिव रवीश कुमार का है, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव रवीश कुमार का है। तो रवीश कुमार का पर्सपेक्टिव हो सकता है, और बेशक बहुत सारे चैनल सरकार की बात कर रहे हैं, और ये नया नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि आज हो रहा है, पहले भी हुआ है, थोड़ा कम हो सकता है। उसका जो इंटेंसिटी है ना वो कम और ज़्यादा, उसका जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है, जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव नहीं रहा है। जब भारत में इमरजेंसी था, इमरजेंसी के दरमियान भी भारत के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इमरजेंसी के दौरान भी कुछ पत्रकारों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। आपको ये बात याद रखना चाहिए। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, आप इतिहास को ना भूलें। इमरजेंसी के दरमियान भी ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी के दरमियान भी कुछ ऐसा हुआ है, उसके बाद भी भारत में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उस दरमियान भी ऐसी चीज़ें चली हैं। बात नहीं है कि सत्ता हमेशा पत्रकारों की पोषक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सत्ता पे बहुत आसानी से यकीन नहीं कर सकते हैं, आपको यकीन करना चाहिए बेशक एक नागरिक के तौर पे, लेकिन जब आप उसकी आलोचना कर रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचें कि वो सरकार बड़ी अच्छी थी, ये बड़ी खराब, ये खराब, वो अच्छी। बड़े तटस्थ होकर सोचो भाई, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लो। इमरजेंसी के दरमियान काफ़ी पत्रकारों को जेल में डाला गया है, खास तौर पर जो स्वतंत्र पत्रकार थे। दूसरा सवाल है, केवल रवीश कुमार को ही रोमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों मिला? देखो भाई, से बताता हूँ चीज़ों को। एक तो वैसे लोग जो थोड़ा लेफ्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं, ओवरऑल थोड़ा फैक्चुअल रिपोर्टिंग में जिनका ज़्यादा यकीन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में जो तथ्यात्मक जानकारी चाहते हैं, और जो थोड़ा सा विश्लेषण चाहते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से, तो रवीश कुमार बेशक कई अलग अलग प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग संदर्भ, अलग अलग प्रकार से किसी खास सामग्री का विश्लेषण करते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसलिए भी शायद वो प्रसिद्ध हैं भारत के अंदर, और उनकी जो एक वाक कला है और प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो अच्छा है। दूसरा, जब रेमन मैग्सेसे की हम बात करते हैं तो रेमन मैग्सेसे के इतिहास में आप जाओगे तो आप देखोगे कि रेमन मैग्सेसे ने कभी किसी राइटिस्ट फोर्स के आदमी को, राइटिस्ट आइडियोलॉजी जो दक्षिणपंथी है, राइटिस्ट का मतलब भारत के अंदर दक्षिणपंथ है, कई बार उसको लोग फांसीवादी ही बोलते हैं। तो वैसी विचारधारा जो नस्ल की बात करती है, जो धर्म की बात करती है, जो जाति की बात करती है, वैसे लोगों को ज़्यादा प्रमोशंस नहीं देते हैं। मैग्सेसे जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड है सबकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, नोबेल की भी अपनी एक पॉलिटिक्स है, ठीक है, और बहुत रेमन मैग्सेसे की भी अपनी एक पॉलिटिक्स है। उदाहरण के तौर पे आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाओगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इरोम शर्मिला को भी दिया गया भारत के अंदर। इरोम शर्मिला ने तकरीबन 16 साल तक अनशन किया मणिपुर में AFSPA कानून के खिलाफ, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ। वो एक्ट नहीं हटा, उनको अपना अनशन समाप्त करना पड़ा। तो कई बार पुरस्कार लोगों की मनोकांक्षाओं को शांत करने के लिए भी दिए जाते हैं। दुनिया भर में पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स का इशू दब जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का इशू पे खुल के बात नहीं हो पा रही है। पुरस्कार आप बहुत सारा दे रहे हो, ठीक है, बहुत सारे पुरस्कार दे रहे हो, तो पुरस्कार कई बार आपको शांत करने के लिए भी दिए जाते हैं कि आप खुश रहो, ठीक है, और उसका एक अलग डायनामिज्म है। मतलब पुरस्कारों के द्वारा आप बड़े बड़े आंदोलन को कई बार क्या करते हो, दबाने का भी काम करते हो। तो मैग्सेसे भी उससे बचा नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे एक और सवाल है, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम मेन स्ट्रीम मीडिया में से कास्ट इम्पार्शियलिटी की उपेक्षा नहीं कर सकते? सर देखो दोस्त, कास्ट इम्पार्शियलिटी की अपेक्षा नहीं कर सकते सर। अपेक्षा आप तभी कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, आपके पास अंबेडकर की जानकारी होनी चाहिए, आपने कांशीराम को पढ़ रखा हो, आपने ललाई सिंह यादव को पढ़ रखा हो, आपने पेरियार को पढ़ रखा हो, और उसके बाद आपने भारत के अंदर जो पूरा दलित आंदोलन चला उसको आपने पढ़ रखा हो, भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट आंदोलन चला उसको आपने पढ़ रखा हो, दक्षिण भारत के अंदर जो जातीय सुधार का जो आंदोलन चला उसको पढ़ रखा हो, गांधी कास्ट के बारे में क्या सोचते थे उसको पढ़ रखा हो, आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है उसको पढ़ रखा हो, तब आप सही विश्लेषण कर सकते हो। एक चीज़, दूसरी बात यह है कि आप अगर चाहते हो कि आपके पास सही समाचार सामग्री आए, तो किसी चैनल या अखबार में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तभी आपके पास अच्छा प्रस्तुतिकरण आएगा और वो थोड़ा इम्पार्शियल होगा। एक है, तो मीडिया में सुधार कैसे होगा? मीडिया में सुधार बहुत आसान नहीं है। मीडिया में सुधार एक दिन का जवाब भी नहीं है, 1 मिनट का जवाब भी नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, मीडिया में सुधार बहुत आसान नहीं है।
मीडिया में सुधार होने के लिए पहले आपको सुधरना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे हैं ना वैसी मीडिया है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी मीडिया को कंट्रोल कर कौन रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। आपकी मीडिया को कंट्रोल कर रहा है पूंजीपति, जिसके यहाँ आप कर रहे हो, आप उसके यहाँ कहलाते हो एक तकनीकी आदमी। ठीक है, आप सब लोग पत्रकारिता की डिग्री ले रहे हो ना, 2-3 साल वाला इंडस्ट्री में जाओगे तो आप देखना आपको क्या काम दिया जाएगा शुरू शुरू में। ऐसा नहीं है कि आपको पहले दिन जाते ही राजनीतिक रिपोर्टिंग, आपको पॉलिटिकल बीट्स थमा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। होली को कवर करो, एक खास फेस्टिवल को कवर करो, थोड़ा गंगा पे रिपोर्टिंग करो। गंगा पे रिपोर्टिंग करना बेशक अच्छा है, वो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग करने को कहा जाएगा। कंट्रोल किसका है? जिनका कंट्रोल है उनका माइंडसेट कैसा है, आपके जो मालिक हैं कंट्रोलर, उनका मालिक कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, वो उसकी मन चेतना कैसी है, उसका राजनीतिक विमर्श कैसा है, इन सब का फर्क पड़ता है। अगर वो थोड़ा लिबरल एटीट्यूड का है, आपको लिखने का स्पेस मिल जाएगा। वो लिबरल एटीट्यूड का नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हो, फिर भूल जाओ। स्वतंत्र पत्रकारिता करो भाइयों, या फिर ब्लॉग बनाओ, वेब जर्नलिज्म करो, बहुत सारे अपने वेबसाइट शुरू करो। एक है भारतीय लोकतंत्र के चारों स्तंभ जातिवादी विचारों से ग्रसित हैं। सत्यम जी का सवाल है। सत्यम जी आप सही बोल रहे हैं, जातिवादी मानसिकता तो हर जगह है बेशक, और जातिवादी मानसिकता में कई बार हम थोड़ा रेडिकल भी हो जाते हैं, और काफ़ी रेडिकल होने के कारण काफ़ी भावावेश में ही बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं। उससे कई तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता है, जिससे हमें संकट का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपर कास्ट के खिलाफ भी अगर प्रॉब्लम्स हैं ना, आप उनको भी उजागर कीजिए। अगर लोअर कास्ट के खिलाफ प्रॉब्लम्स आप उनको भी उजागर कीजिए। आप डिग्री ऑफ वेरिएशंस भी देखिए कि किसको कितना स्पेस मिलना चाहिए, लेकिन आप उजागर कीजिए। अब ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग ऐसा हैं कि अब अपर कास्ट के खिलाफ भी कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है दोस्तों। उससे भी विष जहर फैलता है। कुछ लोग हैं कि लोअर कास्ट के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं, उससे भी जहर फैलता है। तो हमें इंटीग्रिटी में बात करनी है, अखंडता में बात करना है, मिल के बात करना है, सबके लिए बात करना है। आदर्श सिंह सर, तटस्थता क्या है? क्या वास्तव में पत्रकारिता में तटस्थता का कोई वजूद है? देखो, तटस्थ शब्द जो है ना, ये सब अपने आप में बड़ा यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। यूटोपियन शब्द का मतलब होता है दोज विच यू कांट अचीव फॉर एवर, भी आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तटस्थता, देखो आप कहीं ना कहीं किसी पक्ष की बात करोगे ही, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष की बात करोगे ही। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो जेएनयू की पत्रकारिता का, जेएनयू जो मूवमेंट है उसमें उनको बड़ा मन लगता है, उनको लेफ्ट आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी लगती है, और उनके राइटिंग में आपको वो रिफ्लेक्शन नजर आएगा, उनकी राइटिंग में वो रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। ये मैंने भी देखा है। बहुत सारे लोग हैं जो संघ की रिपोर्टिंग या संघ कुछ कर रहा है तो उसको बड़ा ही अच्छे तरीके से सामने लाते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार तटस्थ नहीं है। इस मुगालते मत रहना कि सभी लोग तटस्थ हैं। आप कोशिश कर सकते हो तटस्थता की ओर जाने की, और कोशिश ये है कि आप संपूर्णता में किसी चीज को देखो। हो सकता है कि आपको विद्रोह करना पड़े, आपको समाचार चैनल से निकाल दिया जाए, या फिर मुश्किल हो आपके लिए टिकना वहां, आप संघर्ष करो, लेकिन आप संपूर्णता में देखने की कोशिश करो। और सबके, सारे लोगों के जो अनुभव हैं, सारे लोगों के जो सारे लोगों के जो वक्तव्य हैं, आप उसको सामने लाने की कोशिश करो। दिस इज द बेस्ट वे दैट आई एम टेलिंग यू। You have to cover all the spheres, you have to cover all the voices, सारे वॉइसेस को, जितनी प्रकार के वॉइस आ रहे हैं आपके पास, जितनी प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं, सबको स्पेस दो, तब जाके तटस्थता कुछ हद तक बनी रह सकती है। वो भी पूरे फॉर्म में नहीं, वो भी संपूर्णता के साथ नहीं। ओके, तो ये एक चीज है। और तटस्थता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि कई बार आपको अपने विचारों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। हम सब का एक विचार है, हम सब किसी खास परिस्थितियों में बड़े हुए हैं, और हम सब किसी खास परिस्थितियों के बीच हैं। हो सकता है कि आपके मास कम्युनिकेशन के वहाँ शिक्षक हों, राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित हों, हो सकता है कि आपके मास कम्युनिकेशन के शिक्षक हों, लेफ्ट के विचारों से प्रेरित हों। तो कई बार वो जो रिफ्लेक्शन उनके क्लासरूम टीचिंग में भी आपको नजर आएगा। लेकिन सही फॉर्म यही है जो आपको सारी जानकारी दे, हर प्रकार की जानकारी दे, हर थॉट की जानकारी दे, हर विचार की जानकारी दे, और उसके बीच से फिर आप निकलो, उसके बीच से उभर कर सामने आओ और सबको जगह दो। तो किशन, ये सब बहुत सारे विषय थे और बहुत सारी चीजें थी। मैं एक दो बात और आपको बोलना चाहता हूँ, मैं वाइंड अप करूंगा, खत्म करूंगा। हाँ, टू शो व्हाई दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाई प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस थिंग्स अमाउंट टू समथिंग एंड प्रोवाइड टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो एनालाइजिंग न्यूज कंटेंट में दोस्तों, आज से आप लोग चाहते हो कि अगर आप समाचार सामग्री का अच्छा विश्लेषण करें,
तो सबसे पहले आप अध्ययन शुरू करें, कई विषयों का अध्ययन शुरू करें, शोध सामग्री को भी आप पढ़ें, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें और रिसर्च का प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप करें। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कोडिंग मेथड, कुछ मेथड्स हैं उसको आप अच्छे से डेवलप करना शुरू करो, नहीं तो फिर आप समाचार सामग्री पाओगे। क्योंकि समाचार सामग्रियों का विश्लेषण करने के लिए हमारे पास सूचनाओं का भंडार होना चाहिए। जैसे मैं आपको मामले को लेके पिछले 30 सालों से बहुत सारी रिपोर्टिंग चली, बहुत कुछ हुआ भारत के अंदर, बहुत। तो अब ये चीज है कि सपोज कल को कोई पत्रकार नियुक्त हो रहा है, ठीक है, या फिर मैंने आपको बोल दिया कि इस पत्रकार ने, किसी खास पत्रकार ने अयोध्या पे कुछ लिखा है, आप उसका विश्लेषण करो, आपसे नहीं हो पाएगा भाई। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको जानकारी इकट्ठी पड़नी है, उसके लिए आपको 1992 में जाना पड़ेगा जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद के पूर्व किस तरह के सामाजिक स्थितियों का निर्माण हो रहा था। उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि आडवाणी जी ने रथ यात्रा 1990 में शुरू किया था, वो कहाँ से कहाँ तक था, उसका क्या प्रभाव था, उस समय की खास परिघटना, उस समय की राजनीतिक घटना, उस समय के जो और वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके बीच में क्या चल रहा था, उनके बीच की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, तब जाके आप थोड़ा सा विश्लेषण कर पाओगे। अब अखबार और समाचार पत्र के बारे में आपको और मैं बता दूं कि जैसे हिंसा एक शब्द है, तो कोई भी अखबार या समाचार पत्र सीधे सीधे हिंसा की बात नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, वो प्रोवोक करते हैं, वो ऐसे माहौल का निर्माण कर देते हैं कि आप हिंसक हो जाओगे और आपके अंदर बहुत सारी उत्तेजनाओं का निर्माण होगा और नफरत बढ़ जाएगा। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप देखो, अभी पालघर में कुछ साधुओं की हत्या हो गई, बहुत दुखद है, निंदनीय है, अपराधियों के खिलाफ चाहिए। और भी मैं एक शब्द और एक लाइन और जोड़ रहा हूं, लेकिन इसके पहले भी जितने भी मॉब लिंचिंग हुए हैं, जहां बहुत सारे अलग अलग समुदाय के लोगों की हत्या हुई है, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको माला नहीं पहनाया जाना चाहिए, ठीक है। इन सबको आप समझो, कुछ अब उठाने से आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जमातियों के मसले जो उठे हैं, पालघर के जो मसले उठे हैं, आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। कुछ मुस्लिम दुकानदार हैं, उनके यहाँ से लोग सब्जियां नहीं खरीद रहे हैं, उनको अपने मोहल्ले में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको कुएं का पानी पीने नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम समाज के अंदर भी आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि नहीं, चूंकि हमारे साथ अब कुछ हिंदू ऐसा कर रहे हैं तो हम उनका बॉयकॉट करेंगे। तो ये मीडिया सामने जाके तलवार नहीं निकाल रहा है, उनको नहीं बोल रहा है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों और ऐसे भावावेश का निर्माण कर देता है कि हम सभी उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उसमें फंसना नहीं है। समाचार सामग्रियों के विश्लेषण के लिए इतिहास, समाज, राजनीति, है ना, हर चीज की जानकारी रखो, अच्छा समाचार सामग्री का विश्लेषण कर पाओगे। और हाँ, रिसर्च इज द इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, शोध अगर आपने अध्ययन कर लिया है शोध का या करने वाले हो, तो आप प्लीज शोध को भी आप पढ़ो, आप देखो कि शोध क्या होता है, तब हो पाएगा। दो चार और घटना जोड़ दूंगा आपको और जानकारी के लिए। मूक नायक एक अखबार था जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने निकाला था, और एक अखबार था केसरी जिसको बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। जब मूक नायक की शुरुआत हुई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक की विज्ञप्ति के लिए केसरी से संपर्क किया कि आप हमारे अखबार को विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित कीजिए, ताकि लोग हमारे अखबारों के बारे में जान सकें और खरीद कर पढ़ सकें। बजात्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने उसके लिए जो मूल्य होता है, उस मूल्य के साथ अपना जो एडवर्टीजमेंट था, विज्ञप्ति, वो भेजी केसरी के कार्यालय में। लेकिन बाल गंगाधर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं, अछूतों और दलितों के विज्ञापन को मैं नहीं प्रकाशित करूंगा। तो इससे अब समझ में आ जाना चाहिए कि केसरी किस फॉर्म की पत्रकारिता कर रही थी और मूक नायक किस तरह की पत्रकारिता कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। रजनीश कुमार पांडे का थैंक यू।